अरे ये मैंने क्या कर दिया? मूर्ख, तुम्हें पता नहीं भाद्रपद महीने चल रहा है। एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए इधर से उधर भटक रहा था। तभी आकाश में एक विचित्र पक्षी दिखाई दी। तभी धनुष उठाया और उसके ऊपर वार किया। तभी वो विचित्र प्राणी नीचे गिरी और सांस तोड़ दी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? ये कैसा विचित्र प्राणी है जिसे हमने मार दिया? तभी वो एक वृक्ष के पास जाकर बैठ गया। तभी वहाँ पर एक तोता आता है। अरे भाई, तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हो? मैं एक रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। मेरा नाम धनीलाल है। मेरे पुत्रों ने ही हमारे ही घर से धक्के मार के निकाल दिया है और कहा तुम इस घर में कदम भी मत रखना। मैं भूख की तलाश में इधर उधर घूम रहा था, लेकिन संयोगवश मैं एक विचित्र प्राणी को मार दिया। इसकी वजह से मैं बहुत चिंतित हूँ। धनीलाल, मैं एक दक्षिण जंगल के प्रसिद्ध पंछी हूँ। अगर तुम चाहो तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ और तुम्हें राजा बना सकता हूँ। क्या ये सचमुच में हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन राजा बनने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। कष्ट? कैसा कष्ट? धनी, मुझे तुम्हारे हाथ में राज्य योग की रेखा बनानी पड़ेगी। लेकिन हाथ में ऐसा रेखा किस प्रकार बनाई जाती है? मुझे अपने चोंच से तुम्हारी हथेली पर रेखा खींचनी होगी। ऐसा करने से तुम्हें थोड़ा दर्द महसूस होगा और इससे तुम्हारी बंद दरवाजा की ताला खुल जाएगी। धनी तोता की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर तक सोचा और कहने लगा, मुझे आपकी बात मंजूर है तोता जी। आप जल्दी से मेरे हथेली पर ऐसा रेखा खींच दीजिए। ये सुनकर तोता ने अपनी चोंच से राजयोग का रेखा खींचा और बोला, धनी, तुम जाओ, तुम्हारी किस्मत में राजयोग का रेखा बन चुका है। जल्दी तुम किसी देश का राजा बन जाओगे। धनीलाल ने उस तोते को प्रणाम किया और वहाँ से चल दिया। उसके जाने के बाद पक्षी भी दक्षिण दिशा के जंगल में चल पड़ी और वो अपने घर की ओर खुशी खुशी चल पड़ा और सोचने लगा, अब मैं राजा बन जाऊंगा और पूरे क्षेत्र में राज करूंगा। तभी धनीलाल एक नदी के पास पहुंचता है और सोचता है, क्यों ना मैं इस नदी में तीर धनुष को प्रवाहित कर दूं। अब मुझे शिकार करने की क्या जरूरत है? तभी वो नदी में अपनी तीर धनुष को प्रवाहित कर देता है और प्रार्थना करने लगता है, हे नदी महाराज, मुझे जल्दी से जल्दी राजा बना दो। धनीलाल नदी के पास खड़ा ही था। वहाँ पर दो सैनिक आए। तुम्हें हमारे मंत्री जी ने बुलाया है। लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर महामंत्री जी ही देंगे। वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ठीक है, फिर चलो। धनीलाल उस सैनिक के साथ चल पड़ा। जैसे ही राजमहल के सामने पहुंचा, महामंत्री जी ने उसका स्वागत किया और कहने लगा, आइए हुजूर, हम लोग आपका ही स्वागत कर रहे थे। ये महामंत्री मुझे इतना आदर क्यों दे रहा है? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी चक्कर में तो नहीं फंस रहा हूँ? धनीलाल को सच में देखकर महामंत्री कहता है, हुजूर, आप अपने मन में किसी तरह का कोई शंका ना रखें। हम तो आप उच्च औहदे पर बैठने वाले हैं। उच्च औहदा? वो कैसा? हुजूर, आज से आप खुशबूपुर राज्य के नए राजा होंगे। धनीलाल हैरान रह गया। राजा? और मैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं बंद आंखों से सपना तो नहीं देख रहा? नहीं हुजूर, ये सपना नहीं बल्कि सच है। आज सुबह की बात है। खुशबूपुर राज्य में हमारे राजा खुशबू सिंह की मृत्यु हो चुकी है। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए इस राज्य की परंपरा के अनुसार राजा की मृत्यु के 2 दिन के भीतर ही इस नदी के पास बुरे काम छोड़कर एक अच्छे काम का शुरुआत करता है, वही राजा बनता है। और आप हमारे पहले परदेसी हैं जिसने हमारे इस प्रथा को पूरा किया है, इसलिए आप हमारे राज्य के राजा बनेंगे। धनीलाल मन ही मन सोचने लगा, तोता ने जो हमारे हाथ पर रेखा बनाई थी वो इतनी जल्दी कमाल दिखा देगा, मैंने सोचा ही नहीं था।
हुजूर, आप किस सोच में डूब गए? सोच विचार छोड़िए और हमारे महल में चलिए। वहां पर आज ही आपका राज्य तिलक किया जाएगा। हाँ हाँ मंत्री जी, चलिए। फिर महामंत्री धनीलाल को आदर पूर्वक राजमहल में ले जाता है। वहाँ पर धनीलाल का राज तिलक किया गया। महामंत्री ने सभी को बताया। नगरवासियों सुनो, आज से हमारे खुशबूपुर के राजा रामेश्वर सिंह राजा है। भाग्य बदलते ही धनीलाल वहाँ का राजा बन चुका था और उसका नाम धनीलाल से रामेश्वर सिंह हो गया था। तभी वो रात में अपने कक्ष में बैठकर सोच रहा था। अब तो मैं राजा बन गया हूँ। मैं अपने बेटे को कभी नहीं बुलाऊंगा जिन लोगों ने मुझे घर से निकाला था, और मैं एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करूंगा। धनीलाल आंखें मूंदकर सो गया। अगली सुबह अपने महामंत्री को आदेश दिया। महामंत्री जी, मैं दक्षिण पहाड़ी के जंगलों के तोता को बुलाना चाहता हूँ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? दक्षिण पहाड़ियों में तो बहुत सारे तोते होंगे, और किनको बुलाकर लाए और आखिर क्यों? ये हमारा आदेश है, जो कहा वो करो। तभी महामंत्री कुछ सैनिक दक्षिण पहाड़ी के जंगल में जाने को कहते हैं। तभी वो जाने लगते हैं। जाते जाते एक जंगल के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे तोता बैठे हुए थे। तोता महाराज की जय हो। रामेश्वर सिंह राजमहल में आने को आदेश दिया है। कृपया आप हमारे साथ चलने का कष्ट करें। अरे, मैं रामेश्वर सिंह को जानता भी नहीं। वो आखिर मुझे क्यों बुला रहे हैं? लगता है वो हमारी रेखा बनाने की प्रक्रिया को जान तो नहीं गए, और वो अपने अच्छे कार्यशैली को बनाए रखने के लिए कोई नया रेखा बनवाने को कहे। अगर ऐसा मैं करता हूँ तो हमें मुंह मांगा कीमत मिलेगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। कुछ देर के बाद, अरे धनीलाल तू? अरे तोता जी, थोड़ा धीरे बोलिए। मैं खुशबूपुर का राजा रामेश्वर सिंह हूँ। अरे तू इतना जल्दी राजा बन जाओगे, अब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे तोता जी, ये सब तो आपका कमाल है। अगर आप अपनी चोंच से हमारी हथेली पर रेखा नहीं बनाई होती तो आज हमारा भाग्य नहीं बदला होता, और आज आपकी वजह से मैं राजा बना। इसलिए मैं आपको सोना, चांदी, हीरो से भरा हुआ 5 हाथी का समूह देता हूँ। ये सब सुनकर तोता बहुत खुश होता है और कहने लगता है। धन्यवाद महाराज, मैं आपकी भेंट स्वीकार करता हूँ। तोता जी, आप समय समय पर हमारे राजमहल में मिलने के लिए आया कीजिएगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। तोता अपने इनाम लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। राजा अपने कक्ष में बैठा हुआ मन ही मन सोचने लगा। अब मैं इस क्षेत्र का राजा बन गया। अब हमें कोई ना कोई ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे खुशबूपुर राज्य के लोगों पर हमारा वर्चस्व बना रहे। क्यों ना हम पड़ोसी राज्य पर हमला करके हरा दूं और उनके राज्य को अपने राज्य में मिला दूं। ऐसा करने से हमारा राज्य बड़ा हो जाएगा और ये लोग हमारा और भी वाह वाह करेंगे। तभी वो महामंत्री जी को वहाँ पर बुलाते हैं। महामंत्री जी, हमारे राज्य का सबसे पड़ोसी राज्य कौन सा है और वहाँ का राजा कौन है? हमारे राज्य से सटा हुआ राज्य महाविजय सिंह का है। जल्द ही सैनिक को युद्ध पर जाने की सूचना दे दीजिए और आज ही युद्ध करेंगे। महाराज, आप किससे युद्ध करना चाहते हैं? हमारे किसी भी राजा के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। राजा महाविजय के साथ दोस्ताना संबंध है। आपसे पहले वाले महाराज से अच्छी दोस्ती थी। तभी राजा रामेश्वर सिंह महामंत्री पर भड़क उठते हैं। महामंत्री जी, मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया कि हमें आप उपदेश दें। राजा आप हैं या हम? महाराज, राजा तो आप ही हैं और आप ही रहेंगे, लेकिन हमारी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अभी आप राजसव के राजा अभी नए बने हैं, इसलिए महाविजय राजा पर अतिक्रमण करने जैसी गलती ना करे। एक बार बैठकर अच्छी तरीके से विचार कर ले। मैं जानता हूँ महाविजय का राज्य हमारे राज्य से बहुत छोटा है और राजा महाविजय के पास हमारी सेना से उनकी सेना बहुत छोटी है, लेकिन महाविजय राजा बहुत सारे युद्ध को जीत चुके हैं, इसलिए ये आक्रमण करना सही नहीं है। बस मंत्री जी, बस बहुत हो चुका आपका भाषण, अब बंद कीजिए
मैं इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए जो मैंने फैसला किया वही होगा और यह युद्ध होकर रहेगा। अब जाइए, सैनिकों को युद्ध पर जाने का आदेश दीजिए, वरना आपकी दिशा और दशा बदलने में थोड़ा भी समय नहीं लगेगा। जैसी आपकी इच्छा महाराज, हमें आपको समझाना फर्ज था। मैंने अपना कार्य पूरा किया है। मैं अभी तुरंत सेनापति जी को जाकर आदेश सुना देता हूँ। इतना कहकर महामंत्री वहां से चला जाता है। जब सेनापति के पास पहुंचता है तो वो कहने लगता है, सेनापति जी, हमारे रामेश्वर सिंह महाराज अभी तुरंत महाविजय के राजा पर हमला करना चाहते हैं। आप जल्दी से जल्दी पूरी सेना को इकट्ठा कीजिए और युद्ध पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। महाराज को ये क्या सूझा कि वो आक्रमण करने के लिए इतना व्याकुल है? क्या आपने मना नहीं किया? सेनापति जी, मैं महाराज को बहुत समझाया पर वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं, इसलिए अब युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ठीक है महामंत्री जी, महाराज का आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मैं जल्द ही सारे सैनिकों को इकट्ठा करता हूँ और उन्हें युद्ध पर जाने के लिए तैयार करता हूँ। युद्ध पर जाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई। राजा रामेश्वर सिंह अपनी सेना को लेकर महाविजय महाराजा के क्षेत्र में जाना शुरू कर दिए। जब राजा महाविजय को ये सूचना मिली तो वो सोचने लगा, आखिर रामेश्वर सिंह राजा को क्या सोच गया है? वहाँ के महामंत्री जी ने हमारे बारे में नहीं बताया। हमारे उनके राजा के साथ दोस्ताना संबंध था, परंतु जब संकट आ ही गया तो युद्ध तो करना ही पड़ेगा। आखिर हमारी छोटी सी सेना रामेश्वर सिंह की सेना के सामने मुकाबला कैसे करेगी? खैर, नतीजा जो भी हो, हमें अपनी सेना को तुरंत युद्ध के लिए तैयार करना चाहिए। कुछ समय बाद महाराज रामेश्वर सिंह की सेना और महाविजय की सेना आमने सामने थी। कुछ ही समय बाद महाविजय महाराज की सेना जमीन पर मानव की तरह शव की तरह लेटी थी। ये देखकर महाविजय सोचने लगता है, इससे पहले कि हमारी पूरी सेना खत्म हो जाए और राजा मुझे बंदी बना ले, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो ये हमारे को बंदी बनाकर मौत के घाट उतार देगा। ये सोचकर राजा महाविजय ने अपने घोड़े को युद्ध भूमि से विपरीत दिशा में मोड़ लिया और वहां से भाग निकले और फिर सोचने लगे, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ? वहाँ पर तो महारानी जी अकेले ही रह गए। अब तो हमें भगवान ही भला करेंगे। तभी वो चलते चलते दक्षिण पहाड़ी के इलाके में पहुंचता है, जहाँ पर बहुत सारी पक्षियां बातें कर रही थी। क्या हुआ युवक, तुम हमारे इस इलाके में क्यों आए हो? क्या तुम रास्ता भटक गए हो या हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आए हो? नहीं मोर महारानी, मैं एक बहुत बड़े संकट में हूँ। रामेश्वर सिंह राजा हमारे ऊपर अचानक हमला कर दिए हैं और हम अपनी जान को बचाते हुए उससे युद्ध के इलाके से भाग आया हूँ, परंतु हमारी पत्नी उस राजमहल में है। न जाने वो राजा हमारे पत्नी के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है। कृपया करके हमें बचाएं। चिंता न करे, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने कुछ पक्षियों को वहाँ पर रामेश्वर सिंह के राज्य में भेजती हूँ ताकि उनकी हालचाल का पता लग सके। तभी वो मोर महारानी कुछ तोते को रामेश्वर सिंह के राज्य में भेजती है। महाराज, महाविजय की सेना पूरी तरह से हार चुकी है। आपका क्या आदेश है? महामंत्री जी, महाविजय सिंह राजा हमारे कब्जे में नहीं आए, इसलिए उन्हें पकड़ने के लिए जल्दी से जल्दी राजमहल पर हमला किया जाए और उनकी महारानी को उठाकर कारागार में बंद किया जाए। तभी महारानी के कक्ष में पहुंचते हैं और उन्हें बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल देते हैं। तभी महाराज उसके पास मिलने के लिए जाते हैं। क्या महारानी जी, आप तो ऐसा लग रही है जैसे स्वर्ग की अप्सरा उतरी हुई है। क्या आप हमसे विवाह करेंगी? कदापि नहीं। मैं अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगी, लेकिन मैं किसी दूसरे राज्य के राजा से विवाह नहीं करूंगी। महाराज रामेश्वर सिंह गुस्से में आ गया और महामंत्री से कहने लगा, महामंत्री जी, तुरंत विजय सिंह की महारानी को हमारे कक्ष में लाया जाए। मैं उनका स्वागत बिस्तर से करूंगा। आप ये गलत कर रहे हैं महाराज। जो कह रहा हूँ वही सुनो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा ये तुम भली भांति जानती हो। जो आज्ञा महाराज। तभी कुछ सैनिकों के साथ महामंत्री उस महारानी को महाराज के कक्ष में छोड़ देते हैं। वो राजा उनके साथ जोर जबरदस्ती करता है
और उनका पूरा वस्त्र उतार कर फिर से कारागार में बंद कर देता है। ये सब वो तोता देख रहा होता है। तभी वो महारानी मोर के पास जाता है और कहता है, मोर महारानी की जय हो। महारानी जी, जो मैंने देखा वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। रामेश्वर सिंह राजा ने विजय सिंह की महारानी को बिस्तर पर दुर्व्यवहार किया और उन्हें वस्त्रहीन कर कर कारागार में बंद कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मैं ही उस राजा के हाथ पर उससे राजस्व होने का रेखा बनाया था। मोर महारानी, हमें माफ कर दीजिए। ये सुनकर विजय सिंह राजा जमीन पर बैठकर रोने लगते हैं। महारानी जी, आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमारे धर्मपत्नी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ। महाराज विजय सिंह, धीरज रखिए आप। पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूटता ही है। मोर महारानी जी, हमारा तो सब कुछ लूट गया, अब हम कहाँ पर जाएंगे। इसका एक उपाय है जो इस रामेश्वर सिंह को सबक सिखा सकती है। वो क्या उपाय है महारानी? इसका यही उपाय है जो महाराजा रामेश्वर सिंह ने अपनी हथेली पर रेखा खिंचवा कर राजा बना है, वो मिटाना होगा। लेकिन ये पता जरूर होना चाहिए कि वो एक पहले शिकारी था। उसने वो यदुवंशी कुल की स्त्री को मार गिरा दिया था, जो कि वो अपने पुत्र को दूध पिलाने के लिए जा रही थी। तभी उसी क्षण वो स्त्री बंद आंखों से और बंद जुबान से ये श्राप दिया गया था, यदुवंशी कुल के राजा ही उसका वध कर सकते हैं। इनका तो किसी भी यदुवंशी कुल के राजा से कोई दुश्मनी नहीं है। आखिर यह कैसे हो सकता है कि वो इनसे युद्ध करे? रामेश्वर सिंह की दुश्मनी तो आपसे भी नहीं थी, लेकिन वो लालच में आकर आपके ऊपर आक्रमण किया। इसी प्रकार किसी योजना के तहत यदुवंशी कुल के राजा को उसके प्रति क्रोध उत्पन्न करना पड़ेगा। तभी वो सारे लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं। तभी वो तोता महामंत्री जी के पास जाता है और बातचीत करता है। तभी वो महामंत्री महाराज से कहते हैं, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य में ये परंपरा है कि जो नए राजा बनते हैं वो यदुवंशी कुल के राजा को निमंत्रण देकर भोज पर बुलाते हैं, जिससे उनकी आत्मशक्ति और भी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी तुरंत यदुवंशी कुल के राजा मुरली जी को भोज का निमंत्रण दिया जाए। तभी उधर तोता और मोर मिलकर इस योजना को सफल बनाने में लगे थे। तभी रात होती है और वो तोता अमृत कुंड से जल लेकर राजा के पास जाता है और उसके राजस्व रेखा को मिटा देता है। जैसे ही सुबह होती है, यदुवंशी कुल के राजा भोज पर बैठ जाते और वो देखकर भड़क उठते हैं। अरे ये क्या है? भोजन में मांस के टुकड़े? अरे ये कहाँ से आया? हमने तो सात्विक भोजन बनवाया था। मूर्ख, तुम्हें पता नहीं, भाद्रपद महीने चल रहा है। इस समय श्री कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था और कुछ दिन बाद जन्माष्टमी भी है। हमें माफ कर दे मुरली महाराज, हमसे गलती हो गई, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हो सकता है किसी ने हमें इस कार्यशैली में फंसाया है। इस चीज की चेतना तुम्हें होनी चाहिए थी। यह गलती अब तुम कर चुके हो, अब इसका संहार ही होगा। तभी मुरली सिंह ने धनुष उठाया और उस पर वार किया। तभी वो तड़प कर वहीं पर प्राण त्याग दिया। महामंत्री जी उनसे सारी बातें कहते हैं और उनसे क्षमा भी मांगते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो न जाने कितनी स्त्रियों के साथ राजा दुर्व्यवहार कर सकता था। तभी महाराजा विजय सिंह वहां पर आए और अपनी पत्नी को कारागार से छुड़ा लिया और वो उस राज्य का राजा बन गया और उन्होंने सभी पक्षियों को धन्यवाद किया।